पहले और दूसरे कर्नाटक युद्धों से फ्रेंच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों का भारत में प्रवेश हुआ। ये हमने कर्नाटक वॉर्स के अपने पिछले एपिसोड्स में देखा ही था। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1754 में खत्म हुआ और जनवरी 55 तक पूरी तरह से समझौता हो गया, लेकिन ये शांति केवल 2 साल चलने वाली थी। 56 में यूरोप में फिर से खटपट शुरू हो गई। इस बार मुद्दा ऑस्ट्रिया नहीं था, अमेरिका था। हालांकि अमेरिका में एक खींचतान 1754 से चली आ रही थी। अमेरिका में ब्रिटेन ने फ्रांस के कई जहाज जब्त कर लिए थे और कुछ उपनिवेशों पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया था। यूरोप में होली रोमन साम्राज्य एक खिचड़ी साम्राज्य था, जिसमें छोटे बड़े कई सारे राज्य थे, लेकिन दादागिरी केवल प्रशा और ऑस्ट्रिया की ही चलती थी। तो होली रोमन साम्राज्य के अंदर ऑस्ट्रिया और प्रशा के बीच खींचतान का झगड़ा चल रहा था, जो इसी समय खुलकर फूट पड़ा और इसी बहाने यूरोप में 7 साल का युद्ध छिड़ गया, जिसे 7 Years वॉर कहा जाता है। युद्ध की गिरफ्त में सारी दुनिया आ गई। जैसा कि हम पिछले एपिसोड में देख ही चुके हैं कि विश्व युद्ध एक पुरानी परंपरा है। ये भी एक तरह का विश्व युद्ध ही था, जिसके अलग अलग थिएटर्स थे। यूरोप में तो खुल्लम खुल्ला जंग हुई रही थी, जिसमें सारा यूरोप झुलस गया। अन्य थिएटर थे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, प्रशांत महासागर, अफ्रीका और भारत। भारत में इसके 2 रूप थे। उत्तर भारत में बंगाल नवाब और मुगल सम्राट से संघर्ष, जिसमें प्लासी और बक्सर की लड़ाइयां हुई। इनको हम अगले एपिसोड एंग्लो मुगल वॉर में देखेंगे। दक्षिण भारत में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके नुमाइंदे निजाम हैदराबाद के खिलाफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और अरकाट नवाब का संघर्ष कहलाता है तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध, थर्ड कर्नाटिक वॉर। दूसरे कर्नाटक युद्ध ने हैदराबाद के दरबार में फ्रांसीसियों का दबदबा करवा दिया था और साथ में उत्तरी सरकार दिलवा दिए थे। इसके साथ अंग्रेजों के हाथ में अरकाट नवाब या कर्नाटक नवाब आ गए थे। अब समस्या एक थी, जिस कर्नाटक नवाब पर अंग्रेजों का अधिकार था, उसके इलाके के बीच में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के उपनिवेश फंसे हुए थे, खास करके पौंडीचेरी, जिंजी और कराईकल। चिंता की बात यह थी कि पौंडीचेरी भारत में फ्रांसीसियों की राजधानी थी। जब अमेरिका और यूरोप में युद्ध छिड़ा तो फ्रेंच उपनिवेश खतरे में पड़ गए और पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध में तो डुप्ले था स्थिति संभालने के लिए, लेकिन अब ड्यूप्ले जैसे मजे हुए नेता की अनुपस्थिति में फ्रेंच क्या करते। भारत में इस तीसरे कर्नाटक युद्ध की शुरुआत कर्नाटक या दक्षिण में न होकर 1000 मील दूर बंगाल में चंदन नगर में हुई। यहाँ चंदन नगर में फ्रांस के पास एक उपनिवेश था। इस पर 23 मार्च 1757 के दिन अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। इसके आगे बंगाल में क्या क्या हुआ, ये हम अगले एपिसोड एंग्लो मुगल वॉर में देखेंगे, जिसमें हम प्लासी और बक्सर के युद्धों के बारे में भी बात करेंगे। एक बार जब बंगाल में फ्रेंच उपनिवेश का सफाया हो गया, मोर्चा सीधा दक्षिण भारत में पहुंच गया। फ्रांस ने कॉन्ट डी लैली को फ्रेंच इंडिया का गवर्नर बनाकर भेजा। वो मॉरिशस होता हुआ अप्रैल 1758 तक भारत पहुंच गया और पौंडीचेरी में आकर अंग्रेजों से लड़ाई के लिए प्लान बनाने लगा, योजना बनाने लगा। इसी समय तक जिंजी और आसपास के किलों से निकलकर फ्रांसीसियों ने तिरुवन्नामलाई और कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस पूरे युद्ध के दौरान अंग्रेजों का समुद्री रास्ता ये था, बंबई से श्रीलंका घूमकर मद्रास होते हुए बंगाल तक, जबकि फ्रेंच नौसेना का रास्ता ये था, मॉरिशस होते हुए भारत। तो इस इतने हिस्से में उनका सामना होना संभव था और ऐसा कई बार हुआ भी, ये हम आगे देखेंगे। 29 अप्रैल 1758 को फ्रेंच और अंग्रेजी जहाज कड्डलूर यानी फोर्ट सेंट डेविड के पास समुद्र में भिड़े। ये युद्ध अनिर्णायक रहा और जहाज अपने अपने अड्डों पर लौट गए। इस युद्ध का परिणाम कुछ भी नहीं निकला। मई के आने तक फ्रांसीसी फोर्ट सेंट डेविड को घेरने की तैयारी कर चुके थे, तो 14 मई को फ्रांसीसियों ने कड्डलूर को घेरा डाल दिया। लगभग 20 दिन तक चली इस घेराबंदी के बाद कड्डलूर की अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों के आगे 2 जून को घुटने टेक दिए। अब फ्रांसीसियों के निशाने पर था मद्रास। 3 अगस्त को कॉन्ट डी एक्ट के तहत फ्रेंच जहाजी बेड़े और पुकॉक के तहत ब्रिटिश बेड़े की झड़प कराईकल और नागापट्टनम के पास हुई। इस समुद्री युद्ध का भी कोई परिणाम नहीं निकला और इसीलिए इस समुद्री झड़प से कोई हल नहीं निकलने वाला था। इसी बीच फ्रांसीसियों ने तंजौर को जा घेरा। 2 हफ्ते की घेराबंदी के बाद ही फ्रेंच सेना को मुंह की खानी पड़ी और तंजौर छोड़कर लौटना पड़ा। कुछ महीनों तक कोई हलचल नहीं हुई। फिर एक साथ 2 अलग अलग महाज खोले गए। इस समय क्लाइव बंगाल में था और उसने वहां से अंग्रेज सेना भेजी।
इस सेना ने 9 दिसंबर 1758 को कोंदूरू में फ्रेंच सेना का मुकाबला किया और फ्रांसीसियों को कोंदूरू की युद्ध में हरा दिया। अब उत्तरी सरकार में फ्रांसीसियों को अंग्रेज टक्कर देने की स्थिति में पहुंच गए थे, लेकिन कुछ ही दिनों में फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों के अड्डे मद्रास को घेर लिया। ये घेराबंदी 2 महीने तक चलने वाली थी। इससे युद्ध का रुख ही पलटना शुरू हो गया। अभी तक युद्ध भारत में सिर्फ घिसट ही रहा था। इस घेराबंदी के बाद युद्ध का रुख पलट गया। एक कोई भी परिणाम, एक कोई भी निश्चय होता हुआ दिखने लगा। तो 16 दिसंबर 1758 को लेली ने मद्रास को घेरा डाला। चेंगालपट्टू के पास अंग्रेज सिपाहियों की छापामारी जारी रही और बंगाल से समुद्र के रास्ते मद्रास तक मदद आते ही इस घेरे को उठा लेने में ही समझदारी थी। इस तरह से ये मद्रास का घेरा 2 महीने बाद 16 फरवरी 1759 को उठा लिया गया। अंग्रेज मद्रास को बचाने में सफल रहे और अब से भारत में फ्रांसीसी अपनी ढलान की तरफ चल पड़े। 6 मार्च 1759 को फ्रेंच अड्डे मछलीपट्टनम को अंग्रेजों ने घेर लिया। 1 महीने के अंदर मछलीपट्टनम अंग्रेजों के हाथ चला गया और इसी के साथ ही फ्रांसीसियों का उत्तरी सरकार में आधिपत्य समाप्त हो गया। अब भारत में फ्रांसीसियों के पास जो कुछ भी बच गया था वो सब का सब पौंडीचेरी के इर्द गिर्द ही रह गया था। 10 अगस्त को श्रीलंका में त्रिंकोमाली के पास समुद्र में कॉन्ट डी एक और पोकॉक के बीच एक झड़प हुई। फ्रेंच बेड़े को काफी नुकसान हुआ, लेकिन वो निकल भागने में कामयाब रहा। फिर 1 महीने के बाद 10 सितंबर को फिर से इन दोनों का मुकाबला हुआ पौंडीचेरी के पास समुद्र में। इस लड़ाई का हाल भी एक और पोकॉक के बीच हुई पिछली 3 झड़पों जैसा ही रहा, अनिर्णायक। इसका भी कोई परिणाम नहीं निकला। अक्टूबर में एक नया सेनापति आयरकूट बंगाल से मद्रास पहुंच गया। अब से अंग्रेज फ्रांसीसियों के खिलाफ सीधा हमला करने वाले थे। ठीक से तैयारी करके अंग्रेज निकल पड़े। फिर असली मुकाबला हुआ 22 जनवरी 1760 के दिन लेली और आयरकूट के बीच, और इस टक्कर ने कमजोर पड़ते फ्रांसीसियों को बुरी तरह से कुचल दिया। ये लड़ाई हुई पौंडीचेरी से 80 किलोमीटर दूर बंदवासी में। इस बंदवासी की लड़ाई को अंग्रेज वेंडिवॉश का युद्ध कहते हैं। बंदवासी या वेंडिवॉश की लड़ाई अत्यंत निर्णायक साबित हुई और अब फ्रांसीसियों के पास भारत में टिके रहने का एक ही उपाय बचा रह गया था, और वो था किसी न किसी तरह से, किसी उपाय से फ्रांसीसी अपने पौंडीचेरी को बचा लें। फिर फरवरी, मार्च और अप्रैल के दौरान अंग्रेजों ने तिरुवन्नमलई और कराईकल सहित फ्रांसीसियों की छावनी का सफाया कर डाला। अब केवल जिंजी का किला और पौंडीचेरी रह गए थे। पूरी तैयारी करके 4 सितंबर को अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की भारत में राजधानी पौंडीचेरी को घेर लिया। ये घेरा जरा लंबा चला और फ्रेंच इस चिंता में पड़े थे कि अंग्रेज मॉरिशस को निशाना बना रहे हैं, जो इस समय फ्रेंच अधिकार में था। भारत में पहुंचने का फ्रांसीसियों का रास्ता, इसीलिए फ्रांसीसियों ने पौंडीचेरी के मुकाबले मॉरिशस को बचाना बेहतर समझा। विशेषकर फ्रेंच नौसेना मॉरिशस को बचाने में ज्यादा दिलचस्पी ले रही थी। तो अब पौंडीचेरी लेली और उसके सिपाहियों के भरोसे ही रह गया था। आखिर लगभग 4.5 महीने की पौंडीचेरी की घेराबंदी 15 जनवरी सन 1761 के दिन खत्म हो गई। लेली को बंदी बना लिया गया और उसके साथ साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे कब्जा जमाने का सपना भी हमेशा के लिए खत्म हो गया। ये एक आश्चर्यजनक बात है कि जिस दिन पौंडीचेरी ने हार मानी, उससे केवल 1 दिन पहले उत्तर भारत में मराठों और अफगानों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें मराठों की बुरी तरह से हार हुई। इन केवल 2 दिनों के अंदर अंदर अंग्रेज भारत पर कब्जा करने के लिए लगभग आजाद हो गए। चाहे वो पानीपत की लड़ाई हो या पौंडीचेरी का पतन हो, ये 2 दिन भाग्य ने अंग्रेजों के नाम ही लिख रखे थे। आखिर जिंजी पर भी अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया और इस तरह से तीसरा और आखिरी कर्नाटक युद्ध या थर्ड कार्नाटिक वॉर मैदान पर तो समाप्त हो ही गया। अंग्रेजों की शानदार जीत का इस पूरे विश्व युद्ध पर कितना असर पड़ा, ये हम तब देखेंगे जब 7 ईयर्स वॉर पर बात करेंगे। इसके आगे अंग्रेजों ने क्या क्या कदम उठाए, ये भी तभी देखेंगे जब 7 ईयर्स वॉर पर बात करेंगे। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में लेली लगातार हारा जरूर, लेकिन लेली एक अनूठा सेनापति था। लेकिन इतना अच्छा सेनापति होते हुए भी उसकी उसके सिपाहियों और अफसरों से एक न बनी। वो ज्यादा ऊंचे सपने देखता था, जबकि उसके साथी उसके मुकाबले आराम पसंद और आलसी थे। अंजाम जो हुआ वो हमने देख ही लिया। तंजोर, मद्रास, बंदवासी और पौंडीचेरी 4 बड़ी लड़ाइयां वो हार गया, और दूसरी तरफ क्लाइव और आयरकूट जैसे मजे हुए सेनापति। लेली की हार से हम सबको एक सबक तो मिलता ही है कि एक आदमी अगर अपने पद
अपने ओहदे, अपनी पोस्ट, अपनी रैंक का सही ठीक इस्तेमाल नहीं करता, या यूं कह लीजिए कि नहीं कर पाता, तो वो अपने देश का नाम दुनिया भर में मिट्टी में मिला देता है। अंग्रेज कभी भी ये बात नहीं भूले और भारतीय आज तक ये सबक कभी नहीं सीख पाए। भारत में तो फ्रांसीसियों और अंग्रेजों की हाथापाई खत्म हो गई थी, लेकिन इस पर मोहर तब लगी जब यूरोप में 7 साल का युद्ध 1763 में समाप्त हुआ, पेरिस की संधि के साथ। इस तीसरे कर्नाटक युद्ध में जबकि फ्रांसीसी बुरी तरह से हार गए थे और भारत में उनके उपनिवेशों का सफाया हो गया था, उनके दुर्भाग्य पर 10 फरवरी 1763 को हुई पेरिस की संधि ने मोहर लगा दी। फ्रांसीसी अब कभी भी भारत में कोई इलाका नहीं हथिया पाएंगे और अगले 50 साल तक भारत की राजनीति के बारे में सोचेंगे भी नहीं, प्रवेश तो कभी कर भी नहीं पाएंगे। उनकी तकदीर में पौंडीचेरी के 4 उपनिवेश और चंदन नगर ही लिखे थे, वो भी बिना किलेबंदी के। इसके अलावा उनकी जो फैक्ट्रियां भारत में थीं, वो रह गईं, लेकिन सब का सब अंग्रेजों के रहमो करम पे। उसके उलट इस युद्ध में अंग्रेजों को दक्षिण भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार मिल गया। कर्नाटक पूरी तरह से उनके असर में आ गया था। निजाम ने फ्रेंच लोगों का साथ छोड़कर अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। भारत की राजनीति में सारे यूरोप की ताकतों को हराकर अब यूरोप का केवल एक ही खिलाड़ी बचा था और वो था ब्रिटेन। एक खास बात और, उत्तरी सरकार या नॉर्दर्न सरकार्स निजाम को लौटा तो दिए गए, लेकिन उस पर कंपनी की नजर हमेशा बनी रही। इसका कंपनी ने क्या किया, ये हम अपने अगले एपिसोड एंग्लो मुगल वॉर में देखेंगे। एंग्लो मुगल वॉर में हम प्लासी और बक्सर की लड़ाइयों के बारे में भी जानेंगे, तो ये मुद्दा काफी जरूरी होगा। धन्यवाद।